कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इसी तरह आगे भी कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखें। आइए आज हम भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। अपवाह तंत्र यानी कि नदी तंत्र। तो आज भारत की नदियों की हम बात करेंगे और भारत की नदियों की यदि हम बात करते हैं तो भारत की नदियों को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग बराबर दो भाग करती है भारत के 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अभी 23.5 डिग्री के ऊपर का जो भारतीय हिस्सा था उसे हमने उत्तरी भारत और 23.5 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत कहा था। अब अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत की नदियाँ, तो अगर हम बात करते हैं पुराने समय की, यानी कि अपना थोड़ा इतिहास में जाते हैं, जिस समय पर ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ एक समय पर टेथीज सागर हुआ करता था। तो उस टेथीज सागर में, यानी कि यहाँ ये वाला जो हिस्सा है वर्तमान में हिमालय कृत, इस स्थान पर पहले कभी ऐतिहासिक समय में टेथीज सागर हुआ करता था और उस समय एक नदी यहाँ असम से पंजाब की तरफ बहती थी जो एक बहुत विस्तृत नदी थी। कुछ समय के पश्चात जब टेथीज सागर के स्थान पर किन्हीं क्रियाओं से, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, उनके टकराव से भूसंनति उत्पन्न हुई और उसके बाद यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय के निर्माण के पश्चात, हिमालय के निर्माण होने के बाद ये नदी 3 अलग अलग धाराओं में बट गई, जिसमें से एक धारा यहाँ तिब्बत से इस तरह से होते हुए और यहाँ तिब्बत से होते हुए और इस तरह से भारत में मुड़ गई, और एक शाखा यहाँ हिमालय के ऊपर की तरफ इस तरह से निकल गई और यहाँ होते हुए पाकिस्तान की तरफ इसका रुख हो गया, और एक तीसरी शाखा जो पहाड़ी क्षेत्र से कुछ इस तरह से बढ़ गई। इन 3 प्रकार की नदी शाखाओं का निर्माण हुआ एक भूसंनति के बाद, जिसके पश्चात हिमालय का निर्माण हुआ था। अब ये जो तीनों श्रृंखलाएं नदी की बनी थी, ये तीनों की तीनों श्रृंखलाएं वर्तमान में हिमालय से निकलती हैं और तीनों ही श्रृंखलाएं जो हैं उत्तर भारत की तरफ बनती हैं। इसलिए इन तीनों नदियों को उत्तरी भारत की नदियों में हम गिनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आइए हम पढ़ते हैं उत्तरी भारत की नदियाँ। तो अगर हम उत्तरी भारत की नदियों का जिक्र करते हैं तो उत्तर भारत की नदियाँ और नंबर 2 दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को हमने 3 नदी तंत्रों में बांटा है। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब जिस नदी तंत्र की भी हम बात करते हैं, उस नदी तंत्र में जिस नदी का जिक्र हुआ है, जैसे यदि हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, तो इसमें इस नदी तंत्र में वर्ड आया है सिंधु नदी, यानी कि इसमें सिंधु नदी एक सबसे इम्पोर्टेंट नदी होगी और तंत्र वर्ड यहाँ लगा हुआ है। तंत्र का मतलब कि इस नदी में मिली हुई अन्य छोटी छोटी धाराएं, वे सारी धाराएं जब इसमें आकर मिल जाती हैं तो एक बड़ा नदियों का जाल बनता है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी होगी ये नदी तंत्र वाली, यानी कि सिंधु। तो उस पूरे नदियों के जाल को हम एक नदी तंत्र बोल देते हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की
की अगर बात करते हैं तो गंगा नदी इसमें प्रमुख होगी और अन्य छोटी छोटी इसकी अन्य सहायक नदियाँ वितरिकाएं उन सभी को मिलाने के बाद गंगा नदी के बजाय ये क्या बन जाएगी, गंगा नदी तंत्र। इसी तरह से यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख होगी और जब इसकी सभी सहायक नदियाँ इसके साथ जुड़ जाएंगी और वो जो पूरा एक तंत्र बनेगा, वो जो पूरा एक निकाय बनेगा, उस पूरे निकाय को हम क्या बोल देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की, तो दक्षिण भारत की नदियां, इन्हें हमने दो भागों में बांटा हुआ है। दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में हमने बांटा है। नंबर 1 पूर्वी प्रवाह की नदी और नंबर 2 पश्चिमी प्रवाह की नदी। पूर्वी प्रवाह की नदियां वे नदियां होंगी जो पश्चिम से निकलकर पूरब में जाकर गिरती हैं। पूरब में यहाँ क्या होगा, बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम में क्या है, अरब सागर। तो वे नदियाँ जो इधर पश्चिमी घाट से निकलती हैं या पश्चिम साइड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जाकर गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत के, उन नदियों को पूर्वी प्रवाह की नदी कहा दिया जाता है। और जो नदियाँ पूरब से निकलकर पश्चिम में यानी कि अरब सागर में आकर गिरती हैं, उन नदियों को पश्चिमी प्रवाह की नदी कह दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज आज हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके पश्चात गंगा नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आज उत्तर भारत की नदियों पर हम विशेष प्रकाश डालेंगे। आइए पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं तो इन 3 नदियों का भी हमने जिक्र किया था, जो हिमालय भूसन्नति के बाद अलग अलग धाराओं में बट गई थी। तो इसमें ये नदी, ये वाली जो धारा है, ये तिब्बत में स्थित सानो ख्वा हिमनद, तिब्बत स्थित सानो ख्वा हिमनद से नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। और ये सिंधु नदी सर्वप्रथम भारत के लेह जिले में प्रवेश करती है और इसके ऊपर की तरफ लद्दाख श्रेणी और नीचे की तरफ जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से नदी निकलती हुई और यहाँ पीओके वाले क्षेत्र में होते हुए और पाकिस्तान के चिल्लड़ में, पाकिस्तान के चिल्लड़ में सबसे पहले प्रवेश करती है और यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद कराची होते हुए और लास्टली अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, अब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे तो ये केवल एकमात्र सिंधु नदी है जिसका भी हमने जिक्र किया। अब हमें पढ़ना है नदी तंत्र यानी कि इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ। अब अगर हम सिंधु नदी तंत्र में सहायक नदियों की बात करते हैं तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियाँ प्रमुख हैं जो मोस्टली एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ ले जाती हैं। अगर हम बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी कश्मीर में शेषनाग झील के निकट बैरीनाग झील से निकलती है और बुलर झील होते हुए, बुलर झील से होते हुए और यहाँ जम्मू कश्मीर से इस तरह से सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान की और यहाँ से आगे निकल जाती है पाकिस्तान। एक दूसरी नदी जिसका नाम है चिनाब, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा नाम की 2 छोटी छोटी नदियों के मिलने के बाद बनती है, यानी कि चंद्र और भागा 2 नदियां निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से और ये 2 नदियां मिलने के बाद आगे एक नदी बन जाती है चिनाब और ये जम्मू कश्मीर होते हुए उधर पंजाब होते हुए और ये आकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद एक तीसरी इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सतलज और सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। ये झील है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील। इस राक्षस ताल झील से उद्गम होता है सतलज का और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होते हुए
और यहाँ पंजाब होते हुए और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है इस तरह से। इसके बाद अगर बात करते हैं, ये हुई झेलम, चिनाब। अब एक नदी है रावी। रावी नदी का यदि जिक्र करते हैं तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे से होते हुए और पंजाब होकर ये भी आकर मिल जाएगी चिनाब में। इसके बाद एक नदी है व्यास, जो हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से निकलती है और ये मिल जाती है आपके पंजाब होते हुए आगे निकलती हुई और ये मिल जाएगी सतलज में। तो इस तरह से 5 प्रमुख नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये पांचों ही नदियाँ, अगर इन नदियों की हम बात करते हैं अब क्रम से, झेलम नदी पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है चिनाब से, इधर रावी नदी चिनाब से मिलेगी और ये इनकी संयुक्त धारा चिनाब के नाम से आगे बहती है। उधर सतलज नदी चिनाब में मिलने के बाद संयुक्त धारा चिनाब के नाम से पाकिस्तान के मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद सिंधु नदी कराची होते हुए, पाकिस्तान कराची होते हुए और यहाँ गिर जाएगी आपकी अरब सागर में। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की तो सर्वप्रमुख एक क्वेश्चन पेपर में पूछा आता है कि सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में, जिसके तहत भारत सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब का केवल 20% जल यूज कर सकता है, जबकि 80% जल का उपभोग इसका पाकिस्तान करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रावी और सतलज की, तो रावी और सतलज का भारत केवल 40% जल यूज कर सकता है, जबकि 60% जल पाकिस्तान यूज करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की, तो सिंधु के दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में सबसे पहला और प्रमुख नाम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आता है, काबुल से काबुल अफगानिस्तान से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है काबुल। नदी का नाम भी काबुल है और वो काबुल जो है यहाँ पाकिस्तान में इसमें मिल जाती है। इसके बाद सिंधु में दाईं तरफ से मिलने वाली और सहायक नदियों में स्योग, जास्कर, गिलगित, गड़तांग, अन्य इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा, और गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से जिस ग्लेशियर से निकलती है वहाँ गाय के मुख के समान एक आकृति बनती है, इसीलिए इसे गोमुख कहा जाता है। तो गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री के नाम से, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से। तो गंगोत्री से यानी कि गोमुख से भागीरथी के नाम से एक नदी निकलती है, और यहाँ उत्तराखंड में ही सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। सतोपंथ ग्लेशियर से नदी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद, उनका संगम होने के बाद संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बहती है। इससे पीछे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी पर ही 5 प्रयाग बनते हैं। जब अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है तो उस समय 2 छोटी छोटी धाराओं में बटी होती है, काली गंगा और विष्णु गंगा। तो यहाँ काली गंगा और विष्णु गंगा 2 छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलती हैं, और जब विष्णु गंगा और काली गंगा मिलती है उस समय यहाँ
विष्णु प्रयाग धाम बनता है। उस समय यहाँ प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग। अब यहाँ विष्णु प्रयाग के बाद जब काली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियाँ मिलेंगी, दोनों नदियों के मिलन से एक नई नदी का उद्गम होगा जिसका नाम होगा अलकनंदा। अब अलकनंदा यहाँ से कुछ आगे चलने पर इसमें एक नदी मिलती है नंदाकिनी। इसमें नदी मिलेगी नंदाकिनी। और जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं वहां नंद प्रयाग बनता है। वहां एक प्रयाग बनता है नंद प्रयाग। इसके बाद आगे चलने पर अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा के दाएं छोर से, जिसका नाम होगा मंदाकिनी। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो यहां बनता है रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में आपका केदारनाथ धाम, जबकि देवप्रयाग में बद्रीनाथ धाम बनता है। इसके बाद यहाँ अलकनंदा के बाएं छोर से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार। तो पिंडार और अलकनंदा जब दो नदियां मिलती हैं तो यहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के मिलने के बाद बनेगा कर्णप्रयाग। तो इस प्रकार से 5 प्रयाग हैं कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया आता है और पांचों ही प्रयाग 5 क्वेश्चन की तरह से कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये 5 प्रयाग बनने के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं तो भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद गंगा के नाम से आगे बहती है और उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। उसके बाद अगली सहायक नदी होगी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी होती है महानंदा। अब अगर रामगंगा की बात करते हैं तो रामगंगा उत्तराखंड के गैरसैंण के निकट से निकलती है और गंगा में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर मिलती है। गैरसैंण के निकट से होती हुई और कन्नौज आकर मिलती है। गोमती की अगर बात करते हैं तो गोमती नदी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है, जबकि इसका जो उद्गम है वो पीलीभीत की फुलर झील। ये पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है और गाजीपुर में आकर मिल जाती है गंगा की। इसके बाद घाघरा नदी की अगर बात करते हैं तो घाघरा नदी को सरयू या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिहार के छपरा में जाकर मिल जाती है गंगा से। गंडक की अगर बात करते हैं तो नेपाल से निकलती है, कोसी भी नेपाल से निकलती है। महानंदा नदी की अगर बात करेंगे तो महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। और गंडक नदी सोनपुर बिहार में गंगा में आकर मिलती है, जबकि कोसी की अगर बात करते हैं तो बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी कुरुसेला नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। और महानंदा जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है वो दार्जिलिंग से निकलती है और धुबरी के निकट
धुबरी, जहां से गंगा नदी इस तरह से मोड़ ले लेती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की ओर, धुबरी के निकट गंगा में मिल जाती है। अब यहाँ धुबरी से निकलने के बाद गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक शाखा हुगली और दूसरी शाखा भागीरथी के नाम से आगे बहती है। जो हुगली है वो चूंकि गंगा नदी से अलग हो रही है तो वे सभी नदियां जो किसी नदी में जाकर मिलती हैं उसकी सहायक नदी कहलाती हैं, जबकि कोई नदी यदि किसी बड़ी नदी से अलग हो रही होती है तो उसे सहायक नदी नहीं बल्कि वितरिका कहा जाता है। तो गंगा की सबसे बड़ी वितरिका, गंगा की वितरिका कहा जाता है हुगली को। और हुगली की सबसे प्रसिद्ध सहायक नदी बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी, जो झारखंड से निकलती है। झारखंड के पठारों से होकर दामोदर नदी बंगाल में बहती है, जहां बंगाल का शोक कहा जाता है इसे, और ये जाकर मिल जाती है हुगली में। इसके बाद गंगा की दूसरी शाखा ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ एक और नदी इससे अलग होती है बराक, जिस पर बराक डैम बना हुआ है। अब ये वाली जो शाखा है आगे भागीरथी के नाम से बहती है, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा के नाम से, और पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जाकर जो भागीरथी नदी थी ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। अब बांग्लादेश में पद्मा और जमुना दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, जिसके बाद दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से, दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और दोनों की संयुक्त धारा जब मिलती है तो यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदियों पर बनता है, या कौन कौन सी नदी इसको बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा। जिस समय पर दोनों नदियाँ मिलती हैं बांग्लादेश में उस समय गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना होता है, और दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, जहां सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है, और सभी धाराएं जाकर गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से। अब अगर हम बात करते हैं गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियों की, तो गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहला स्थान होगा यमुना का, और यमुना उत्तराखंड के बंदरपुर में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगा के समांतर बहते हुए तो यमुना नदी प्रयागराज में जाकर, यमुना नदी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है, जहां पर ये संगम बनाती है गंगा यमुना। तो प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना ही है। अगर हम यमुना की बात करते हैं तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, जो मध्य प्रदेश के मऊ में जनापाओ पहाड़ी से निकलती है, जनापाओ पहाड़ी, जनापाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल, और इस तरह से मध्य प्रदेश से राजस्थान होकर फिर वापस लौटती है, और इस तरह से यहाँ इटावा में जाकर, इटावा जाकर ये मिल जाएगी चंबल नदी यमुना में। और इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहाँ कुंभ का मेला लगता है, शिप्रा नदी, बहुत पूछा आता है एग्जाम में, क्योंकि कुंभ का मेला लगता है इसलिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में शिप्रा नदी पर कुंभ का मेला लगता है, जो चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद बात करेंगे विंध्याचल श्रृंखला से एक नदी निकलती है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, बेतवा, और ये बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। इसके बाद
कैमूर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कैमूर पहाड़ी से नदी निकलती है केन, और केन नदी भी यमुना की एक सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ये केन नदी बांदा में जाकर मिल जाती है, ये बांदा में मिलती है यहाँ यमुना से, बांदा। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ जाता है कि निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी है या गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि चंबल, हुगली, बराक, या फिर आपका कोई दूसरा ऑप्शन रख देगा सतलज। तो अब उसमें देखिए जितनी भी गंगा की सहायक नदी थी डायरेक्टली किसी का नाम नहीं आया। हुगली का नाम आया है, हुगली गंगा की सहायक नहीं है बल्कि वितरिका है। तो अगर कभी जैसे यहाँ गंगा नदी की सहायक नदी थी यमुना, और यमुना की सहायक नदी है चंबल, अगर डायरेक्टली ऑप्शन इस तरह से दे दी जाए कि चंबल ऑप्शन में दिया हो या इनमें से कोई ऑप्शन दिया हो, पूछ ले इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है। तो जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी थी और यमुना की सहायक नदी थी चंबल, बेतवा, केन, तो इनडायरेक्टली चंबल, बेतवा और केन गंगा की भी सहायक नदी कही जाती है। तब आंसर होगा चंबल। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अमरकंटक, झारखंड छत्तीसगढ़ के बीच में अमरकंटक के पठार हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जहां से आपकी नदी निकलती है सोन। सोन और टोम्स, दो नदियां, सोन और टोम्स, ये दो नदियां गंगा में दक्षिणी छोर से जाकर मिलती हैं। यानी कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? सोन और टोम्स। इसके बाद गंगा की एक प्रमुख नदी है पुनपुन, जिसका बौद्ध धर्म में जिक्र सुनने को मिलता है, पुनपुन नदी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा की अन्य सहायक नदियों में, तो गंगा की सबसे पहली चीज दो तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछ आता है कि निम्न में से कौन किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी की कौन सहायक नदी है। या फिर क्वेश्चन पूछ आता है कि कौन सी नदी किस स्थान पर जाकर गंगा में मिलती है या किसका उद्गम स्थल कहाँ है। जैसा कि आपको हम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछ ले आते हैं उनका उद्गम स्थान और कौन नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछ ले आते हैं, वो आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होगा वो तिब्बत में होगा। तो तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट, जहाँ जिस मानसरोवर झील के निकट से ही सानोकावेम नद से आपकी निकलती थी सिंधु नदी, और उसी के पास से राकसताल एक झील थी जहाँ से निकलती थी आपकी सतलज नदी। इसी मानसरोवर झील के निकट से, इसी मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, सपोज कीजिए यहाँ तिब्बत है और तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चीमा युंगदुंग। इस ग्लेशियर का नाम है चीमा युंगदुंग, और चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से तिब्बत में बहती है, तिब्बत बहते हुए तिब्बत चीन होते हुए, और ये आपकी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश करने से पहले इसका नाम होता है सांगपो। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका एक और बहुप्रचलित नाम है यारलुंग। यारलुंग। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से, और इसमें दिबांग, लोहित, केनुला, सुबनसिरी अन्य नदी आकर मिलती हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं। और जब दिहांग में दिबांग नदी आकर मिलती है असम में,
असम राज्य में दिहांग और दिबांग जब मिलती है तो असम पहुंचकर दिहांग नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी कि दिहांग नदी दिबांग के मिलने के बाद असम पहुंचकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जिसके बाद ये पश्चिम बंगाल होते हुए और यहाँ आपका प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और जमुना जाकर मिल जाती है पद्मा में, और पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना के नाम से सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े डेल्टा की, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा दोनों नदियां बनाती हैं। जबकि बात करते हैं सबसे बड़े नदी द्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप उमानंदा, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में ही बनता है। तो ये आपका तीनों नदी तंत्र यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हम पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपको बताया गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, पूर्वी प्रवाह की नदी और पश्चिमी प्रवाह की नदी। वे नदी जो पूरब की तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं वे पूर्वी प्रवाह की नदी, और जो पश्चिम दिशा में बहती हैं अरब सागर में जाकर गिरती हैं वे पश्चिमी प्रवाह की नदी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पश्चिमी प्रवाह की नदियों में मोस्टली आपके नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, भरतपुजा, शरावती आदि नदियां प्रमुख है, जिसमें मोस्टली एग्जाम में नर्मदा और ताप्ती बहुत ज़्यादा पूछा आता है। तो अगली वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।